केंद्रीय मंत्री अमित शाह की टिप्पणी से समाज नाराज है। तो इसी संबंध में आज बीएसपी के वरिष्ठ और क्रांतिकारी नेता हमारे बीच मौजूद है, वेद प्रकाश वाल्मीकि साहब, और समाज के लिए इन्होंने बहुत कुछ काम किए हैं। इसके अलावा अखिल भारतीय युवजन समाज रसट के प्रभारी हैं प्रदेश से। उनका इंटरव्यू लेते हैं, उनसे जानते हैं कि जो हमारे महापुरुष हैं, जो हमारे अन्नदाता हैं, जो हमारे मसीहा हैं, जो हमारे भगवान हैं बाबा साहब अम्बेडकर, उनके बारे में उनकी क्या दृष्टिकोण है, क्या सोच है। तो बीएसपी के वरिष्ठ नेता वेद प्रकाश वाल्मीकि जी से पहला क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणी की है, जिसको लेकर पूरे देश में उबाल है, तो नेताजी सबसे पहले मुझे जवाब दीजिए, हमारे भगवान जिनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है, पूरा देश नाराज है, आपका क्या दृष्टिकोण है। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस संवेदनशील मुद्दे पर बात करने का साहस किया, वरना आजकल की जो मनुवादी मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, वो इस पर बात करना ही नहीं चाहती। जैसा कि अभी आपने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर साहब हमारे भगवान हैं जी, तो बाबा साहब अम्बेडकर सिर्फ आपके भगवान नहीं हैं, इस देश के तमाम वर्गों के और तमाम ऐसे समूहों के भगवान हैं जिन्होंने कभी सूर्य की किरणें उनकी झोपड़ी में नहीं पहुंचा करती थी। और अमित शाह जो आज देश के सबसे बड़े गृह मंत्री बने हुए हैं, वो भी बाबा साहब की देन है। यानी कि मैं कहूं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमित शाह के भी भगवान हैं। नेताजी से जानना चाहते हैं कि बीएसपी पिछले काफी टाइम से यूपी की सत्ता से बेदखल है और ना ही केंद्र लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव यूपी हो गया, हरियाणा हो गया और मध्य प्रदेश, राजस्थान हो गया, सब जगह बसपा लड़ती है, आखिर जीरो रिजल्ट क्यों रहता है। दरअसल ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है, इसको तो बहन जी इसको कई बार इसका खुलासा कर चुकी हैं। वैसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य प्रदेश के अंदर जी जो बहुजन समाज पार्टी का रिजल्ट जीरो पे चला गया है, वो कुछ हमारे अंदर कमियां आई हैं। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक इस देश के अंदर जी ईवीएम चालू रहेगा, तब तक बहुजन समाज की सरकार ये नहीं बनने देंगे। बहन जी ने भी इस बात को उठाया, देश के अन्य बड़े बड़े नेताओं ने भी इस बात को उठाया कि ईवीएम से ही चुनाव क्यों किया जाता। जब ये कहते हो कि आज देश के अंदर सबसे बड़ी पार्टी हमारी है, सबसे बड़ा कारवा हमारा है, सबसे ज़्यादा हमारे लोग चाहने वाले हैं, तो आप ईवीएम से क्यों चुनाव कराते हो। आप सीधा सीधा बैलेट से चुनाव कराइए। पूरी दुनिया के अंदर अगर चुनाव होता तो वो बैलेट से होता है। आज जिन लोगों ने ईवीएम को बनाया, उन्होंने भी ईवीएम को खारिज कर दिया, तो ईवीएम भारत में क्यों लागू किया जाता है। आप ईवीएम खत्म कर दीजिए, देखिए बहुजन समाज के लोग सबसे आगे होंगे। संवैधानिक संस्थाएं देश की ईडी, सीबीआई, रॉ, चुनाव आयोग, बहुत सारी संस्थाएं हैं। आपका मतलब यह है कि ये सारी संस्थाएं सही से काम नहीं कर रही हैं, क्या दबाव में हैं? जो स्वतंत्र हैं, जिनको किसी राजनीतिक पार्टी सरकार से लेना देना नहीं है, तो ईवीएम को लेकर सवाल क्यों? जब हारता है व्यक्ति तो ईवीएम को दोष देता है, तो जीतता है तब क्यों नहीं जीतता है? पिछले 2008 में पिछले 4 बार बहन जी सरकार में रही और सरकार में रहने के दौरान ईवीएम से चुनाव हुआ, तब क्यों घबला नहीं हुआ? दूसरा जीत गया, उन लोगों ने आरोप क्यों नहीं लगाया? ये बात आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन मैं ये कहता हूँ जिस समय बहन जी का चुनाव जीती थी, उस समय जनता ने स्वतः देश के लिए वोट दिया, बहुजन समाज के लिए वोट दिया, बहुजन समाज पार्टी के लिए सरकार को वोट दिया, बहन कुमारी मायावती को वोट दिया था। उस समय देश के अंदर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो ईवीएम पे उंगली उठा देता। आज देश के तमाम लोग, करोड़ों लोग ईवीएम पे उंगलियां उठा रहे हैं। बहन जी के शासन में कभी भी किसी ने उंगली नहीं उठाई, ना उनके शासन में उठाई, ना ईवीएम पे उठाई। तो जब उसके बाद जब देश के अंदर तमाम लोग ये बात कर रहे हैं कि ईवीएम गलत है, तो आप सही कैसे हैं? आप सही कैसे हो सकते हैं? ईवीएम सही कैसे हो सकते जब देश के करोड़ों लोग इस बात को कह रहे हैं? अगर बहन जी पे उंगलियां ये उठाती कि ईवीएम में गड़बड़ी है, तो बहन जी उसको निरस्त कर देती।
लेकिन आपके साथ में जब ये बात उठी तो आप जनता की बात को क्यों नहीं सुनते हैं? आप जनता की बात को सुनिए, देश के लोगों की बात सुनिए, देश के नेताओं की बात सुनिए, आप सच्चाई सामने ले आइए। आप जिस रोज सच्चाई सामने ले आएंगे उस रोज आप धराशायी हो जाएंगे। उन्हें इस बात का डर है। एक मायावती के खिलाफ दूसरा नेता पैदा हो गया, चंद्रशेखर, कहता है अंबेडकरवादी हो और उसे बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा याद नहीं है। हमें ये बताइए, वो कहता है मैं ग्रेट चमार हूं, वो कहता है मैं अंबेडकरवादी हूं, और बाबा साहब की पहली प्रतिज्ञा है कि मैं ब्रह्मा विष्णु को नहीं मानूंगा, अपने आप को ग्रेट चमार कहता है। एक तरफ हिंदू भी है और दूसरे अंबेडकरवादी कम्युनिस्ट। ये जो विवाद है, टेंशन, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं इस बात को विवाद नहीं मानता। यदि चंद्रशेखर आज़ाद अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं तो उनको अम्बेडकरवादी होने के लिए साबित करना पड़ेगा कि वो अम्बेडकरवादी हैं। नहीं, अम्बेडकरवादी के लिए 22 प्रतिज्ञा कंपलसरी है। 22 प्रतिज्ञा, पहले ब्रह्मा विष्णु को नहीं मानूंगा, कि मैं हिंदू धर्म को नहीं मानूंगा, बहुत सारी प्रतिज्ञा हैं। तो वो चंद्रशेखर के बारे में आपका क्या दृष्टिकोण है? चंद्रशेखर के बारे में मेरा तो स्पष्ट नजरिया है कि चंद्रशेखर अगर समाज के लिए काम करते हैं तो समाज उनको लाइक करेगा, और यदि वो समाज के लिए काम नहीं करते हैं तो समाज उनको लाइक नहीं करेगा। आज वो देश के सर्वोच्च सभा में जाकर बैठे हैं, किसकी बदौलत? जनता की बदौलत, बहुजन समाज की बदौलत। बहुजन समाज ने उनको सराहा, वो देश की सबसे बड़ी संसद के अंदर जाकर पहुँच गए। अम्बेडकरवादी होने की बात है तो चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए साबित करना पड़ेगा कि हम अम्बेडकरवादी हैं। इसके लिए समय समय पे उसको ये बात का करना पड़ेगा कि कुछ बातें ऐसी राजनीति में कुछ ऐसे स्टैंड होते हैं जो स्वयं लेना पड़ते हैं जी। और जो बात देश बहुजन समाज के हित में नहीं जाती है और उस पर अगर आप कोई निर्णय ले लेते हैं तो वो अम्बेडकरवादी नहीं कर सकता। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ये कहा था कि सबसे पहले कि यदि मैं राष्ट्रवादी हूँ जी, और अगर राष्ट्र के ऊपर या उसके बाद अगर बहुजन समाज के ऊपर कोई बात आती है तो मैं समाज के साथ खड़ा हूँ जी। तो बाबा साहब की इस बात को ध्यान में रख के हमारे नेताओं को इस बात को सोचना चाहिए कि वो राष्ट्रवादी हो सकते हैं, देशभक्त हो सकते हैं, और अगर जब समाज के ऊपर कोई बात आती है तो वो समाज का सच्चा हितैषी होना चाहिए। ये बाबा साहब के बताए हुए निर्देशों पर चलना चाहिए। अमित शाह ने बाबा साहब के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की, ऐसा SC ST समाज नाराज है, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट कर रहा है, और 24 तारीख को BSP का स्टैंड है कि जो अमित शाह ने गलती की है उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए। आपका पर्सनल नज़रिया क्या है? मेरा अपना मानना है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक वर्ग के नहीं हैं, एक समाज के नहीं हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर पूरे देश के, पूरी दुनिया के हैं। आज बाबा साहब को विदेशों में, अमेरिका में भी उनको नॉलेज ऑफ सिंबल कहा गया जी। इसलिए नहीं कहा गया कि वो सिर्फ अम्बेडकर थे जी, और इसलिए कहा गया कि वो एक जो थे शिक्षा के सिंबल बन गए जी। इसलिए उनको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और नॉलेज ऑफ सिंबल कहा गया। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर अमित शाह जी इतने बड़े पद पर, जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, उनको बाबा साहब के बारे में ये नहीं कहना चाहिए कि अगर अम्बेडकर से ज़्यादा स्वर्ग, अगर ये भगवान का नाम ले लिया जाता तो वो उसके लिए 7 स्वर्ग मिल जाते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहली बात तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इस भारत के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के भगवान हैं, और उन करोड़ों लोगों के जिनके घरों में कभी सूर्य नहीं पहुँचा, जिन्होंने कभी शिक्षा का मुँह नहीं देखा, जिनके लिए अच्छे कपड़े पहनने का हक और अधिकार नहीं था, जिनको संपत्ति रखने का हक और अधिकार नहीं था, जिनको जमीन पे चलने का हक और अधिकार नहीं था, उन सब के जीते जागते भगवान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। और मैं ये कहता हूँ कि उन लोगों के नहीं बल्कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमित शाह के भी भगवान हैं, क्योंकि वो उन्हीं के बनाए हुए संविधान से आज देश के सबसे बड़े पद पर जो है गृह मंत्री बने हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अमित शाह जी के लिए बहुत सोच समझ कर संसद के अंदर बोलना चाहिए था, और वो भगवान हैं और हम भी भगवान थे। अगर वो स्वर्ग की बात करते हैं तो मैं ये कहता हूं कि अमित शाह जी ने भी स्वर्ग को नहीं देखा होगा। यदि उनको स्वर्ग इतना ही पसंद है तो अपने साथियों से कहें स्वर्ग में चले जाएं। अगर उनको स्वर्ग इतना पसंद है, क्या अमित शाह जी ने स्वर्ग देखा है? वो ये बता दें कि स्वर्ग में क्या होता है। तो यदि उनको अगर स्वर्ग पसंद है तो आप जाकर स्वर्ग में देख लो और अपने साथियों को भी ले जाएं। आपका पार्टी BSP या फिर पर्सनली जो दबा कुचला कमज़ोर समाज है उसको
कौन से काम करना चाहिए जिससे उनका उत्थान हो सके? देखिए, बहुजन समाज पार्टी जो है उसका कोई घोषणा पत्र नहीं होता जी। बहुजन समाज पार्टी का घोषणा पत्र भारतीय संविधान है और भारतीय संविधान के आधार पर ही जो काम किया जाता है वही बहुजन समाज पार्टी करती है। कोई घोषणा नहीं करती कि हम ये करेंगे, लेकिन जो संविधान के अनुरूप जो 85% लोगों के लिए, देश की जनता के लिए होता है, जो संविधान के अनुरूप है, वही सब कुछ दिया जाता है। इसका उदाहरण बहन जी का शासनकाल जो देख लिया जाए कि हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ मिला है, हर वर्ग को उत्थान की बात की है, हर वर्ग को शिक्षा के लिए प्रेरित किया गया है, हर वर्ग को नौकरियां दी गई हैं, हर वर्ग को आगे बढ़ाने का काम किया गया, हर वर्ग के लिए सुरक्षा दी गई है। और इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? आज देश का 70-75% SC/ST दबा कुचला समाज है और वह समाज उत्थान नहीं कर पा रहा है। सरकारें आती हैं, चली जाती हैं। तो बाबा साहब ने ऐसा कौन सा हमें सामग्री कंटेंट दिया है, ऐसा हमें नॉलेज दी है जिससे हम जो दबे कुचले कमजोर लोगों उनको जीवन की मुख्य धारा में ला सकें, उनकी गरीबी मिटा सकें? देखिए, देश को और दबे पिछड़े लोगों को उठने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है शिक्षा। और बाबा साहब ने भी अपने मूल मंत्रों में सबसे पहले शिक्षा का नाम लिया कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। जब तक बहुजन समाज के अंदर अगर शिक्षा नहीं आएगी, उसका शोषण और दमन होता रहेगा। आज तक का इतिहास है कि जिसका भी दमन हुआ वो शिक्षा के बगैर हुआ है। जो अशिक्षित था उसका दमन होता रहा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने तमाम मुसीबतों के साथ, तमाम परेशानियों के साथ शिक्षा ग्रहण की। भारत से लेकर विदेशों तक बाबा साहब ने शिक्षा ग्रहण की। और जब बाबा साहब शिक्षित हुए तो उन्होंने पूरे समाज को उठाने का काम किया। और आज जो सुख सुविधाएं मिल रही हैं, बाबा साहब अगर शिक्षित ना होते ये सब सुविधाएं नहीं थी। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि दलित समाज, शोषित समाज, पिछड़ा समाज, कितनी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, कितना ही परेशानियां क्यों ना हो, अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करें, अपने बच्चों को आगे ले जाने का काम करें। ये तो निश्चित है, मैं ये मानता हूं कि आज शिक्षा का जो है बाजारीकरण कर दिया गया। आज शिक्षा को खत्म करने की बात की जा रही है। आज जो बच्चे पढ़ने लिखने चाहते थे वो उनको आज खत्म कर दिया जा रहा है। आज की जो वर्तमान सरकारें हैं वो शिक्षा को खत्म करना चाह रही है। निजीकरण कर दिया जा रहा है। निजीकरण इसलिए किया जा रहा है ताकि जो सदियों से मनुस्मृति में जो व्यवस्था बनाई गई थी शिक्षित बनने की, वो आज फिर से वो लागू की जा रही है। तो इसलिए बच्चे ना पढ़ पाएँ, इसलिए शिक्षा को महंगा किया जा रहा है। लेकिन मेरा बहुजन समाज के लोगों से निवेदन है, मेरा अपने लोगों से निवेदन है, मेरे समाज के हर व्यक्ति से ये निवेदन है कि चाहे कितनी भी परिस्थितियां आएँ, चाहे कितना ही समाज के को कुछ भी करना पड़े, चाहे मजदूरी करना पड़े, चाहे मेहनत करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन बच्चों को शिक्षित बनाएं, तभी इस बहुजन समाज का उत्थान हो सकता है और हमारे बच्चे IAS, PCS और DM और CM और PM बन सकते हैं। हमें बाबा साहब अम्बेडकर का अगर सपना पूरा करना है तो अपने बच्चों को, अपने परिवार को पढ़ाना, हर परिस्थिति में पढ़ाना है, तभी हम गरीबी मिटा सकते हैं। तो धन्यवाद नेताजी, आपका बहुत बहुत।